हेलो क्लास 11th इन कॉमर्स। तो आप लोगों ने सबने डिसाइड कर लिया कि हमने कॉमर्स लेनी है, क्योंकि अगर कॉमर्स लिए तभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो कि अकाउंटेंसी की फ़र्स्ट क्लास की वीडियो है ये। तो अकाउंटेंसी का मैं ये मानता हूँ कि अब आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, कोई कॉन्सेप्ट कोई टर्म आपको पता नहीं होगी, तो उसी को टर्म्स ही समझा के ही मैं आपको पूरे चैप्टर समझाऊंगा। तो सबसे पहले आज हम 3 ही टॉपिक करेंगे। एक हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर उसके एडवांटेजेस क्या हैं और फिर उसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो मेन क्वेश्चंस हैं ये 6-6 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के आ जाते हैं पेपर के अंदर। तो आपको इनकी एक्सप्लेनेशन लर्न करनी पड़ेगी, इनकी हेडिंग लर्न करनी पड़ेगी और सारे टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। जितने टर्मिनोलॉजी को समझ पाओगे उतने अकाउंट्स आपको ईजी लगने लग जाएगी। जितने टर्मिनोलॉजी को आपको अभी स्किप करते जाओगे, बाद में वही आपकी क्वेरीज बनती जाएंगी और आप बार बार वीडियोज़ को इधर उधर करके देखते रहोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बने रहे, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए और अकाउंटेंसी में आपका इंटरेस्ट बना रहे। इंटरेस्ट बना रहेगा तो आपको पूरी अकाउंटेंसी बहुत अच्छी लगेगी, 11th की भी हो 12th की भी। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो देखो क्या होता है, हम ना यहाँ पे सब बिजनेस की बातें कर रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर डे टू डे बहुत सारे जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, बहुत सारे ट्रांसैक्शन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा है, हमने उससे सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं हम कोई सामान, तो वो भी एक ट्रांसैक्शन है। तो हम उस ट्रांसैक्शन को क्या करेंगे, फर्स्टली वी हैव टू रिकॉर्ड। हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वैसे आर्ट का मतलब होता है कला है, तो अकाउंटिंग क्या एक ऐसी कला है जो आपको सीखनी पड़ेगी। कला तब आती है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। एक दिन में आपको अकाउंटेंसी नहीं आ जाती, आपको काफ़ी सारे साल लग जाएंगे इस चीज़ को समझने में। तो सबसे पहली कला के अंदर पहला काम किया था रिकॉर्डिंग करना, कि कोई चीज़, कोई इवेंट, कोई ट्रांसैक्शन जो हो रही है, कोई डे टू डे लाइफ के अंदर जो चीज़ घट रही है उसके अंदर उस चीज़ को रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्ड करने के अंदर क्या, जैसे कि ये परचेस करी तो वो रिकॉर्ड कर लिया, हमने कोई सामान बेचा, सेल करी तो वो रिकॉर्ड कर लिया, तो ये सब रिकॉर्डिंग में आता है। देन क्लासीफाई। अब ये तो है नहीं कि एक दिन में एक ही परचेज होगी, हमारे तो बहुत सारे सप्लायर हो सकते हैं, बहुत सारे सेलर हो सकते हैं, बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं जिनको अपने अपने सामान डेली डेली बेसिस पे बेचते होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास मान लो कि पहले सेल करी, फिर परचेज करी, फिर परचेज करी, फिर सेल करी। अब उनको क्लासीफाई भी तो करना है कि कौन सी सेल है, कौन सी परचेज है और कौन सा हमने इनपुट खरीदा है, कौन सा हमने बिजली का बिल दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। एंड समराइजिंग, फिर हम उसको क्या करते हैं, पूरे को समराइज करेंगे कि इस सब चीज़ से हमें क्या मिला इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मतलब मैनर का मतलब है कि वो चीज़ को आपने ऐसे रिकॉर्ड करना है, ऐसे क्लासीफाई करना है, ऐसे समराइज करना है कि वो कुछ हेल्पफुल हो। सिग्निफिकेंट मैनर हेल्पफुल रहे अकाउंटिंग के लिए इन अ टर्म ऑफ मनी ट्रांसेक्शन। अब मनी ट्रांसेक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक सप्लायर की हमसे लड़ाई हो गई, जो हमें माल सप्लाई करता था फॉर एग्जांपल, तो कोई भी हमें माल सप्लाई करता है, हमारी उससे लड़ाई होगी, तो क्या ये चीज़ अकाउंट्स में इंक्लूड होगी? नहीं, ये चीज़ हमारे अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं हुई। कोई भी चीज़ अगर मनी इन्वॉल्व नहीं कर रही तो वो अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं करती। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सामान एक कस्टमर को बेचा, ठीक है, कस्टमर से मेरी लड़ाई होगी बाद में, उस कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, बाद में मेरी उस कस्टमर से लड़ाई हो गई, तो अब वो मुझे पैसे देगा क्या? नहीं भाई, लड़ाई कर लो पहले तो तुम। तो अब लड़ाई तुमने कर लिया, वो तुम्हें पैसे नहीं देगा, तो आपके पैसे क्या हो गए, डूब गए ना। तो उस चीज़ को आप रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज आपके पैसों का लॉस हुआ है, पैसे वहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। मनी इन्वॉल्व होते ही वो अकाउंट्स की टर्म में इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, एंड इवेंट विच इज अ पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। उस चीज़ों को लेना है जो कम से कम एटलीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर की हो। फाइनेंशियल करेक्टर मतलब मनी से रिलेटेड हो, और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इंटरप्रेटिंग मतलब कोई एनालाइज करके आप कोई रिजल्ट निकाल रहे हो कि इससे हुआ क्या, आपको फ़ायदा हुआ, आपको नुकसान हुआ, आपकी एसेट्स कितनी हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है। ठीक है, तो ये सब होता है। दो चीज़ें समझा देता हूँ कि एसेट्स कौन सी होती है। एसेट्स होती है हमारी संपत्तियाँ। संपत्ति मतलब मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक लैंड है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक ट्रक है। लाइबिलिटीज़, उसके बाद आती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, उधार। ठीक है, ये होती संपत्ति, ये होता है उधार। जितना मैंने उधार ले रखा, चाहे मैंने लोन ले रखा हो HDFC से, मैंने अपनी वाइफ से लोन ले रखा हो, मैंने किसी पार्टनर से लोन ले रखा हो, तो मैंने किसी से भी लोन ले रखा हो, या मैंने किसी को पैसे देने हो, तो ये सब क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका मेन टॉपिक आता है। अब ये 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड
लिमिटेशन। तो इन 3 टॉपिक में से कोई भी आ सकता है, कोई भी टॉपिक आएगा, ऑब्जेक्टिव आए, एडवांटेजेस आए, लिमिटेशन है, आपको अकाउंट्स की डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए। सबसे पहले आप वो लिखोगे, ठीक है, उसके बाद ही कोई नया टॉपिक स्टार्ट करोगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो लिमिटेशन हो, चाहे वो एडवांटेजेस हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पे आता है सबसे पहले अकाउंट्स। चलो आपने अकाउंट्स ले ली, तो सबसे पहले आपको अकाउंट से होता क्या क्या है वो सब पता होना चाहिए। तो अकाउंट्स का पहला काम, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि आप उसको क्यों कर रहे हो, उसके पीछे के लक्ष्य क्या है आपके, ठीक है। तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप सारे अकाउंट्स का रिकॉर्ड बना रहे हो। क्या बना रहे हो, रिकॉर्ड, कि मैंने इस महीने, आपको अगर आपने सारे अकाउंट्स का रिकॉर्ड बनाया है तो आपको हर महीने पता होगा कि आपने कितने रुपए की सेल करी है, कितने रुपए की परचेज करी है, कितने रुपए का आपने जीएसटी पे किया है, कितने रुपए का आपने जीएसटी रिसीव किया है, ये सब चीज़ें, कितने रुपए का आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, कितने रुपए का आपने इनपुट खरीदा है, कितने रुपए का आपने स्टेशनरी खरीदा है, कितने रुपए के आपके पैसे डूब गए, कस्टमर ने आपको पैसे नहीं दिए। तो ये सब चीज़ें आपको अकाउंट्स करोगे, आप अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखोगे तभी आप रिकॉर्डिंग में मास्टर कराओगे, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। चलो पूरे साल आपने काम करा, अच्छे से बिजनेस रनअप करा, तो एंड में आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपने जो पूरे साल एफर्ट डाला है, अपना बिजनेस चलाया है, अपना टाइम दिया उस बिजनेस को, तो वो प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में, ठीक है। यहाँ पे और है, और क्योंकि एक टाइम पे या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। तो एक टाइम पे प्रॉफिट और लॉस में से आपको क्या हो रहा है, कि आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप फर्म को कंटिन्यू करोगे, उसको और अच्छा इंप्रूव करोगे। लेकिन लॉस हो रहा होगा तो आप उसको देखोगे कि मेरे को कहाँ पे लॉस हो रहा है, मैं कहाँ पे पैसे बचा सकता हूँ, मैं कौन से ऐसे स्ट्रैटेजी अपना सकता हूँ जिससे वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि मेरा लॉस हो रहा है, आपके पास तो अकाउंट्स है ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं कि मेरा लॉस हो रहा है, तो आप उसको इम्प्रूव कैसे करोगे। इम्प्रूव इंसान तभी करता है जब उसको कमी पता होती है। तो अगर आपको पता होगा कि लॉस है तो आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो, बट इफ़ यू डोंट हैव अ नॉलेज कि मेरे को लॉस हो रहा है तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है कि एक बिजनेस का प्रॉपर व्यू क्या है, एक बिजनेस कहाँ पे खड़ा हो रहा है, कहाँ पे स्टैंड हो रहा है, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटीज, अगर आउटसाइडर लाइबिलिटीज अगर कम हो जाती हैं, किससे, एसेट से, तो हमारा क्या कहलाता है कि बिजनेस मेरा बहुत साउंड चल रहा है। साउंड बिजनेस मतलब कि मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। आउटसाइडर लाइबिलिटीज होते हैं जिसको मैंने को पैसा देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर हो गए, क्रेडिटर मतलब जिसको मैंने पैसा देना है, उसने मुझे माल दिया होगा, अब मैंने उसको पैसा देना है, तो पैसा देना है तो मुझे उसको पैसा देना ही पड़ेगा। मैंने HDFC बैंक से लोन लिया हुआ है, तो लोन है मुझे रीपे करना ही पड़ेगा। और एसेट्स क्या होती है, संपत्ति, संपत्ति में कार हो सकती है, लैंड हो सकती है। अगर मेरी संपत्ति ज़्यादा है और मुझे आउटसाइडर लाइबिलिटी कम है, मुझे पे कम करना है, तो इसका मतलब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट टू मैनेजमेंट। फॉर अब मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट आप जब सब कुछ मैनेज कर रहे होगे, आपके मैनेजर जो होंगे वो मैनेज कर रहे होंगे सब कुछ, तो फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प करना, और मैनेजमेंट का मतलब होता है पूरे बिजनेस को जो मैनेज कर रहे हैं, जो रिक्रूट कर रहे हैं, जो आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो आपके स्टाफ को हायर कर रहे हैं और आपके स्टाफ को काम करना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैनेज, और आपके जितना भी ऑफिस वर्क है ये सब मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट को अगर पता होगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, किसको सामान देने पर किसको घाटा हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, तो ही वो मैनेजमेंट अच्छे से काम कर पाएगी। तो फ़ायदा घाटा जितना भी होगा, प्रॉफिट और लॉस, ये कौन बता पाएगा, ये बता पाएगा अकाउंटिंग, ठीक है। लास्ट इसका है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब यूजर्स 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स। यूजर समझ लेते हैं जो भी अकाउंट्स को हेल्प कर पा रहे, मतलब तो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को जान के अकाउंट्स के अंदर हेल्प कर पा रहे, बिजनेस के अंदर हेल्प कर पा रहे, डेट इज कॉल्ड यूजर। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक लेबर है, लेबर जो है मेरी, जो लेबर लगी हुई है, दिवाली को टाइम चल रहा है, लेबर कहती है कि मेरे को क्या चाहिए, इंटेंसिव चाहिए, मेरे को गिफ्ट चाहिए, दिवाली गिफ्ट चाहिए, ठीक है। तो दिवाली गिफ्ट कब आएंगे, दिवाली गिफ्ट अगर वहाँ पे मैनेजर बोल दे कि इस बार दिवाली गिफ्ट आपको नहीं मिलेंगे, इस बार बोनस आपको नहीं मिलेगा, तो एकदम से वो स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैनेजर ये बोले कि मेरा इस बार लॉस नहीं, इस बार लॉसेस हुए हैं, ज़्यादा बियर लॉस हुए हैं हमारी फर्म को, हमारी फर्म अच्छे से काम नहीं कर पाई, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाई है, और वो फिर क्या होगा, लेबर कास्ट थोड़ी शांत हो जाएगी, हाँ यार इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, इस बार हम शांत हो जाते हैं, अगले साल बोनस ले लेंगे। लेकिन उसका एविडेंस कहाँ है, तो उसका एविडेंस होगा अकाउंट्स के पास। अकाउंट्स उनको दिखा पाएगी कि देखो मेरे को इस बार लॉस हुआ है, तो मैं आपको बोनस प्रोवाइड
नहीं कर सकती हो। नेक्स्ट आती है हमारी एडवांटेजेस। ठीक है, तो एडवांटेजेस देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी है। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने इतनी देर बोला, वो ही मोल्ड करके हम एडवांटेजेस बना लेते हैं मोस्टली। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, तो जितने भी अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, सब कुछ हमें कौन बता देता है, हमारे पूरे बिजनेस के बारे में जो अकाउंट्स है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। रिप्लेस द मेमोरी, अब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल पहले अकाउंटिंग नहीं होती थी, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या पता ही नहीं, 2 मिनट साइलेंस, पता ही नहीं मेरे को तो लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या था, इस साल प्रॉफिट क्या है, दूसरी फर्म से प्रॉफिट क्या है। तो अब हमारा क्या है कि हमें मेमोरी, हमें याद करने की जरूरत नहीं है प्रीवियस उस सेलमैन ने मुझे कितने रुपए का माल दिया था, कितने रुपए पर पीस के हिसाब से माल दिया, मुझे लर्न करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे अकाउंट्स में क्या है, अवेलेबल है। तो जितना भी अकाउंटिंग होता है ये हमारा मेमोरी पावर को हटा देता है, क्योंकि उसके पास खुद सारा रिजल्ट होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, मैं अपनी फर्म को पिछले साल वाली अपनी फर्म से कंपेयर कर सकता हूँ कि 2017 और 2018 में कितना फ़र्क है, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया दोनों ही सालों में। ठीक है, और अपनी फर्म को किसी XYZ फर्म से भी कंपेयर कर सकता हूँ। तो कंपैरेटिव स्टडी में अकाउंट्स की काफ़ी हेल्प होती है। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अब टैक्स लायबिलिटीज़ क्या है, फॉर एग्जाम्पल पूरे साल में आपने कितना पैसा कमाया, उसके ऊपर आप क्या देते हो, इनकम टैक्स देते हो। आपने कितना GST इनपुट रिसीव किया और कितना आपको आउटपुट करना है, वो भी यहाँ पर अकाउंट्स होंगे आपके पास, तभी आप GST मेंटेन कर पाओगे, अदरवाइज आप GST मेंटेन भी नहीं कर पाओगे। और इनकम टैक्स आपको कितना पे करना है गवर्नमेंट को, वो भी आप नहीं निकाल पाओगे। फैसिलिटेट टू लोन, अगर आपके पास एक अच्छी फर्म है, अच्छी उसके अकाउंट्स मेंटेन है, 5-6 सालों के अच्छे अकाउंट्स मेंटेन है, प्रॉपर बैलेंस शीट है, आपको दिखाई दे रहा हो कि उसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है, तो कोई भी बैंक आपको लोन देने में हिचकिचाएगा नहीं, आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो लोन लेने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एविडेंस टू द कोर्ट, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको कोई कंज्यूमर ने आपके ऊपर क्या कर दिया, एक सूट कर दिया, तो सूट करने के बाद आपके पास जो एविडेंस होंगे, अकाउंट्स के एविडेंस होंगे, वहाँ पे कोर्ट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है फैसिलिटेट फॉर द सेल ऑफ द बिजनेस, हम क्या करते हैं कभी कभार पूरा का पूरा बिजनेस चलाते हैं 5-6 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, और देखते हैं आगे मेरा ये बिजनेस करने का मूड नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, उस पूरे के पूरे बिजनेस को सेल कर देता हूँ। तो पूरे के पूरे बिजनेस को जब हम सेल कर देते हैं, तो वो सेल करने में वो बिजनेस कितने रुपए का है तो ये पता ही नहीं है कितने रुपए का। तो अगर हमारे 10-15 सालों के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, तो हम पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब मेरा पूरा बिजनेस है, जो मैंने इतने साल यहाँ पे काम करा है, वो कितने रुपए का पूरा बिजनेस है, कितने रुपए का मैं बेचूं, और मैंने कितना काम करा है, कितनी मैंने गुडविल कमाई है। जितना टाइम आप एक बिजनेस को चलाते रहते हो, आपके लिंक बनते रहते हैं, कस्टमर कनेक्ट होते रहते हैं आपके साथ, तो आपका एक गुडविल बन जाती है मार्केट के अंदर। जो मार्केट में गुडविल हो जाती है, वो भी दूसरे लोग खरीदते। फॉर एग्जांपल एक शॉप है एक लोकेलिटी में, वो शूज़ की शॉप है। अब शूज़ की शॉप वहाँ पे एक ही थी, वो बहुत ही पॉपुलर थी, लेकिन बाय चांस कोई ऐसी चीज़ आई कि वो उस शॉपकीपर को वो शॉप बेचनी पड़ गई। अब वो शॉपकीपर जब शॉप बेचेगा, तो वो देखेगा कोई शू वाला ले ले, वही शॉप कौन ले ले, एक शू वाला ले ले, तो वो उसको क्या देगा, गुडविल, क्योंकि उसको तो रेडीमेड मिल गया ना, सब कुछ सामान मिल गया, कनेक्शन मिल गए, कस्टमर मिल गए, सेम जगह मिल गई, सेटअप मिल गया, सब कुछ सेम मिल गया, तो उसके लिए उसको क्या देगा, वो एक्स्ट्रा गुडविल देगा। तो दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ द बिजनेस, कि मैं बिजनेस कितने रुपए का बेचूं। ठीक है, नेक्स्ट है इवेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी होती है बैंकरप्ट, कि भाई मैं दिवालिया हो गया, मेरे पास अब पे करने के लिए पैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी बंदे ने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया था, अब उसके पास 100 करोड़ है ही नहीं पे करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, उसकी एसेट्स बेच दो भाई, उसकी सारी एसेट्स बेच दो। लेकिन उसकी एसेट्स मिलाकर भी 100 करोड़ नहीं हो पा रहे, एसेट्स मिला के मतलब लैंड, बिल्डिंग, कार्स वगैरह सब कुछ मिला के भी 100 करोड़ नहीं हो पा रहे, दैट द पर्सन इज इंसॉल्वेंट, वो अपना उधार नहीं दे पा रहा है, कांट रीपे हिज लाइबिलिटी, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी का इवेंट भी से कैसे पता चलेगा, अकाउंट्स होंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग, जितने भी मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन होते हैं, वो सारे अकाउंट्स को देख के लिए जाते हैं कि कैसी सेल चल रही है इस महीने, इस हफ्ते, सेल्स अच्छी है, इनपुट कहाँ से अच्छा आ रहा है, कौन सा रॉ मटेरियल अच्छा है, किससे डीलिंग करनी चाहिए, कौन सा इवेंट जो प्रॉफिटेबल है। एक फर्म के अंदर काफ़ी सारा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो वो काफ़ी पीक पे चल
रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करें, और जो बिल्कुल कम पे चल रहा है उस पर भी फोकस करें ताकि वो भी ग्रो हो, और जो रिसेंटली ग्रोइंग रेट पे है उसको भी ग्रो करना है में साथ साथ। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंट से ही पता चलती रहती है, कौन सा आपको प्रोडक्ट प्रॉफिट बना के दे रहा है, कौन सा आपको प्रोडक्ट लॉस में जा रहा है जिस पे आपको लॉस होता है, तो उस प्रोडक्ट को बंद करके उसी जो आपको गेनिंग वाला जो प्रोडक्ट है उसको आगे लेके जाना। लास्ट टॉपिक है डेट इज अवर लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस भी हैं बहुत सारे अकाउंट, हमने फायदे सुन लिए, हमने ऑब्जेक्टिव सुन लिए, हमने डेफिनेशन सुन ली, अब लिमिटेशंस भी बहुत सारी हैं। ठीक है, सबसे पहले अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। नॉट फुली एग्जैक्ट का मतलब काफ़ी सारी चीज़ें स्किप हो जाती है अकाउंटिंग के अंदर जो एक बिजनेसमैन डे टू डे लाइफ के अंदर डील करता है, लेकिन वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती कहाँ पे, अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि डेप्रिसिएशन में मतलब कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ोन लिया 60,000 का। ठीक है, एप्पल ले लिया ना, ठीक है, एप्पल ले लिया मैंने 60,000 रुपीज़ का। ठीक है, क्या वो अगले हफ्ते 60,000 का ही रहा? नहीं, अब उसको खरीदने वाले खरीदेंगे 50,000 रुपये का उसी एप्पल को, से जो एक हफ्ता पुराना है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। वैसे ही आप जैसे जैसे प्रोडक्ट को यूज़ करते जाओगे तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो रीसेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज को डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है हमारे ये अकाउंटेंसी के अंदर, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, अनरियलिस्टिक होता है, बिकॉज उसका पैसा हमारे प्रॉफिट में से कट जाता है लेकिन फिर भी वो हमारी फर्म में ही पड़ा रहता है। ठीक है, इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब क्वालिटेटिव एलिमेंट मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं ये तो नोट कर सकता हूँ कि मेरा एक लेबर है, फॉर एग्जांपल मैनेजर है, मेरा एक मैनेजर है, उसको मैं 50K सैलरी देता हूँ, मतलब 50,000 सैलरी देता हूँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कोट कर लिया कि 50K सैलरी देता हूँ, लेकिन मैं उसका नेचर, उसकी हाइट, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। मतलब क्वालिटी, जितनी भी क्वालिटी होंगी उस एक पर्सन की, उस एक ट्रांसैक्शन की, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैं कितना काम ले रहा हूँ मैनेजर से, वो काम कैसे करता है, एफिशिएंटली इनएफिशिएंटली, वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि 2016 में एक प्रोडक्ट का प्राइस था 50 रुपये और उसकी 20 क्वांटिटी बिकती थी। अगला 2017 में प्राइस हो गया 100 रुपये और उसकी कितनी क्वांटिटी बिक रही है, 10 क्वांटिटी बिक रही है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1000, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। तो ये देखो सेल कितनी हो रही है, सेल दोनों साल सेम है, 2016 में भी सेल हजार रुपये की है, 2017 में भी सेल कितने रुपए की है, 1000 रुपये की है, लेकिन क्या इग्नोर हो गया, चेंज इन प्राइस लेवल चेंज हुआ, 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये की हो गई। हमें तो फ़र्क किससे पड़ना चाहिए था, क्वांटिटी से, कि क्वांटिटी मेरी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी। अगर पिछले साल मैंने 20 चीज़ें बेची है तो इस साल 30 चीज़ें बेचनी चाहिए थी, 22 चीज़ें बेचनी चाहिए थी, तब मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। जितनी ज़्यादा हम क्वांटिटी बेचते रहते उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होता रहता है। ठीक है, तो इग्नोर कर देता है प्राइस लेवल चेंज, प्राइस चेंज होता है तो सेल क्या दिखा देता है, सेम दिखा देता है, जबकि सेम सेल हुई नहीं होती। लास्ट है विंडो ड्रेसिंग। ये वर्ड काफ़ी अच्छा है, हमेशा दिमाग में बना रहता है, दैट इज़ विंडो ड्रेसिंग, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन और दिक्कत है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मिसलीडिंग। ठीक है, मिसलीडिंग। काफ़ी सारे जो अकाउंटेंट होते हैं, सीए होते हैं, वो आपके अकाउंट्स को क्या कर देते हैं, विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं, मतलब बनावटी, बहुत अच्छा दिखा दिया उसको कि आपकी एसेट्स इतनी सारी है, आपकी लाइबिलिटीज़ बहुत कम है, ये सब चीज़ें दिखा दी, ह्यूज प्रॉफिट दिखा दिया। लेकिन वो सीए की ट्रिक्स होती हैं काफ़ी सारी, वो काफ़ी सारी ट्रिक्स दिखाकर आपकी जो फर्म है उसको काफ़ी सुंदर दिखा सकता है, काफ़ी इफेक्टिव दिखा सकते हैं, जबकि अंदर से वो अच्छी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल किसी एक कंपनी की एसेट्स है 10 करोड़, ठीक है, और उसकी, ठीक है, एक बंदे ने देख लिया भाई 10 करोड़ वर्थ है इस कंपनी की, लेकिन उसकी आउटसाइडर लायबिलिटी ही 9 करोड़ रुपए की है, तो क्या वो फर्म अच्छी है? नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों का काफ़ी सारे स्कोप होता है। तो जो लोग होते हैं वो हम क्या देख लेते हैं, सिर्फ एसेट्स देख ली उन्होंने, एसेट्स देख ली भाई 10 करोड़ रुपए की एसेट है, बहुत अच्छी वर्थ चल रही है, बहुत अच्छी कंपनी होगी, लेकिन ना तो उसका कैश फ्लो देखा, ना ही उसकी ढंग से बैलेंस शीट को इवेल्युएट करा, तो काफ़ी सारे एसेट्स को वो छोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। जिनको कम नॉलेज होती है वो सिर्फ एसेट्स देखी और कहेंगे हाँ भाई फर्म अच्छी चल रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट से कोई उनको लेनी देनी नहीं है, ना हो उनको जनरल प्राइस लेवल कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर किसी के बंदे को मैं बोलूँ कि 2016 में मैंने 1000 रुपये की सेल करी,
2017 में भी 1000 रुपये की सेल करी तो वो तो समझेगा ना कि फर्म सही चल रही है, चलो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान है आपको, क्योंकि आपकी क्वांटिटी कम बिकी है, आपके जो रेपुटेशन है मार्केट में वो कम होती जा रही है। दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि लिटिल नॉलेज काफ़ी हार्मफुल होती है। आपको पता चलेगा एसेट्स होती है, एसेट्स का मतलब वर्थ होता है, वर्थ मतलब 10 करोड़ रुपए की वर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं था। 9 करोड़ रुपए तो उसने रीपे ही करने हैं आपको, मतलब किसी और को रीपे करना है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास के लिए प्लीज़ बने रहे मेरे इस चैनल पे ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो आपके फ्रेंड्स है जो भी कॉमर्स ज्वाइन करी है, जिन्होंने अकाउंटेंसी को जानना चाहते हैं बहुत अर्जली कि हाँ कैसी होएगी, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, कैसी कैसी ट्रिक्स होंगी इसके अंदर, क्या होगा, थ्योरी कैसे होगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में प्लीज़ बने रहें यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर दे। थैंक यू सो मच।